हम लोगों ने किया था वो किया था हमने होम टैब। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब अब हमारे पास यहां पर कुछ डेटा ऐसा है जो कि हम इंसर्ट टैब से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, इंसर्ट टैब का काम क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें करते हैं और क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर चीज आ रही है पेजेस। ठीक है, पेजेस क्या है हमारे पास, पेजेस में हमारे पास तीन चीजें आ रही हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज आप जब भी देखते हो कि कोई भी हम अगर एक बुक ओपन करते हैं या फिर हम कोई भी चैप्टर ओपन करते हैं तो उसके ऊपर एक कवर पेज होता है। ठीक है, बुक का हमेशा एक टाइटल पेज होता है। ठीक है, उस टाइटल पेज को हम कवर पेज के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास ये जो डेटा है, इस डेटा से ऊपर मैं एक पेज लेके आना चाहता हूं जिसको हम कवर पेज का नाम देते हैं। कवर पेज, हमेशा ये याद रखना कि कवर पेज का पेज नंबर नहीं होता। कवर पेज का पेज नंबर नहीं होता, ये वाहिद वो पेज है जिसका पेज नंबर नहीं होता। ठीक है, जैसे ही मैं यहां पर आता हूं तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड कवर पेजेस आ रहे हैं। आप इनमें से कोई कवर पेज सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ऊपर एक पेज आ जाएगा, उसके बाद नीचे डेटा आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान में मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, मुझे ब्लैंक पेज चाहिए। ऊपर देखिए कवर पेज है और नीचे हमारा डाटा है, तो इन दोनों के दरमियान में मुझे ब्लैंक पेज चाहिए। तो मैं उन दोनों के दरमियान में जहां कर्सर होगा वहां पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, एक ब्लैंक पेज आ गया। जरा हम देखते हैं तो देखें कवर पेज और ब्लैंक पेज और फिर हमारा डाटा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह शो कर रहा है। अब यहां पर मेरे पास टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के बाद सेकंड पैराग्राफ के बाद मैं चाहता हूं कि मेरा पेज यहां पर एंड हो गया और नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होना है वो नेक्स्ट पेज से शुरू होना है। नेक्स्ट चैप्टर मेरा नेक्स्ट पेज से शुरू होना है। तो जहां पर ये गैलरीज का वर्ड खत्म हो रहा है, इसके बाद जितना भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो मैं यहां पर हमारे पास क्या है, पेज ब्रेक का ऑप्शन है। हम इसको क्लिक करेंगे तो बीच में ब्रेक आ गया और जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया हमारा। ठीक है, जो टेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हम ब्रेक, कवर पेज और ब्लैंक पेज इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और इन लोग अब पेज ब्रेक हमारे पास, हम लेआउट में भी इसको स्टडी करेंगे, बट अगर आपने पेज ब्रेक करना है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो कंट्रोल इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर जैसे ही आप करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। हमारे पास हमने ये तीनों चीजें देख ली, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबल। हमारे पास कवर पेज, ऐसा पेज जो आपके पास किसी भी बुक का टाइटल पेज होता है उसको हम कवर पेज कहते हैं। अगर दो पेजेस के दरमियान में आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट पेज है या सेकंड पेज है, आपने सेकंड पेज के फर्स्ट वर्ड पे कर्सर रख के ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या शो करेगा, ब्लैंक पेज शो कर देगा। पेज ब्रेक हमारे पास किसी भी टेक्स्ट को दूसरे पेज पे शिफ्ट करने के लिए हमारे पास पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है। इस पेज ब्रेक का मतलब यह है कि इसके बाद आपने कोई टेक्स्ट इंटर
नहीं करना। अब आपका जो टेक्स्ट है वो न्यू पेज पे शिफ्ट हो गया और वहीं से आप नया टेक्स्ट इंटर करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगली चीज जो आ रही है वो आ रही है टेबल। टेबल जैसे ही हम यहां पर आते हैं टेबल पे, तो यहां पर हमारे पास इंसर्ट टेबल है। आपको जितने बाय जितने का, जितने रो जितने कॉलम चाहिए उतने बाय उतने का आप टेबल्स यहां से सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आपने इंसर्ट टेबल से भी आप कर सकते हैं। यहां पर देखें कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रोज कॉलम्स 5 और नंबर ऑफ रो 2, और आपका जो फिक्स कॉलम ऑटोमेटिकली वो पेज के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, मैं ओके करता हूं तो यहां पर देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, और 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर आप जो भी सीरियल नंबर देना चाहें, लेकिन जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आप एक चीज और देखेंगे, आपके पास दो नई टैब ओपन हो जाती है, टेबल डिजाइन एंड लेआउट। टेबल डिजाइन एंड लेआउट। टेबल डिजाइन और लेआउट में, डिजाइन में डेफिनेशन नाम से ही जाहिर है कि ये क्या होगा, इसके अंदर डिजाइन, ठीक है, और लेआउट इसके अंदर इसके लेआउट से रिलेटेड ऑप्शंस है। एक एक करके हम इन सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास, जैसे ही हमने टेबल लेके आए तो हमारे पास हेडर रो, ठीक है, टोटल रो, बैंडेड रो, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम, ये सारी चीजें इसके अंदर शो कर रहे हैं। अब टोटल रो, जैसे ही हम यहां पर टोटल रो पे करेंगे तो हमारे पास टोटल रोज शो करेगा, क्योंकि अभी तक डेटा इसमें हमने नहीं इंसर्ट किया, तो इसी वजह से यहां पर कुछ नहीं। उसके बाद अब जैसे ये हमारे पास टेबल है तो हमने इसको, जैसे ही यहां पर आऊंगा मैं और मैं इसको सिलेक्ट करता हूं इस तरह, तो देखें आप कि ऊपर वाला जो है वो प्रॉपर ब्लैक हो गया और नीचे ग्रे एंड व्हाइट के ऑप्शन में शो कर रहा है। तो ये इसका डिजाइन है। आप चाहें तो इस टेबल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से, ठीक है, या अगर आप इसको नॉर्मल रूटीन में रखना चाहते हैं तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। फिर हमारे पास, याद होगा आपके पास, यहां पर होम टैब में ये दो ऑप्शन मैंने स्किप कर दिए थे। अब इन दोनों को देखते हैं कि जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं, उसमें डेटा एंटर करते हैं, तो ये जो है आप इससे इसको बॉर्डर्स दे सकते हैं। नो बॉर्डर, तो देखें कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रहा। जैसे ही आप बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट, राइट और ऑल बॉर्डर, हाइड हो जाता है, हाँ, उसको भी हम वो करते हैं कि ऑल बॉर्डर, फिर आउटसाइड बॉर्डर। अच्छा, हमने यहां पर देखा कि बॉर्डर्स कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी जैसे तबरेज साहब का क्वेश्चन था कि सम टाइम क्या होता है कि टेबल शो नहीं होता, तो हमारे पास, आपने टेबल अगर शो नहीं करना, टेबल शो नहीं करना, तो आप एक काम कर दें कि अब जैसे इसका ही मैं टेबल क्या कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। अब देखें टेबल है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। यहां पर हमारे पास टेबल है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि कहां कहां पर टेबल है, हमें पता हो, लेकिन प्रिंट में वो टेबल लाइंस शो ना हो। तो हमारे पास यहां पर एक सबसे आखिर में है व्यू ग्रिड लाइन। जैसे ही मैं इस व्यू ग्रिड लाइन को करता हूं तो जहां जहां टेबल होता है वो सारा हमें डॉटेड लाइन शो हो जाती है, डॉटेड लाइन शो हो जाती है। ये लाइंस प्रिंट में शो नहीं होंगी, ये लाइंस प्रिंट में शो नहीं होंगी। जस्ट हमें ये बता रहा है कि यहां पर टेबल है और आपका काम यहां पर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मैंने कहा कि हमने एक और चीज भी यहां पर स्किप की थी कि शेडिंग,
ठीक है, अब मैं इसको बॉर्डर दे देता हूं, ऑल बॉर्डर। अब या तो आप डिजाइन से बॉर्डर डिजाइन दे दो, या आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहते हो कि यार सिर्फ मैं हेडिंग को बॉर्डर देना चाहता हूं, बाकी चीजें मैं चेंज नहीं करना चाहता, तो यहां से आपके शेड से आप इसको शेड दे सकते हैं। यहां पर डिजाइन में भी यही चीज है हमारे पास, ठीक है, डिजाइन में भी वही चीज है, आप चाहे डिजाइन से दे दें, चाहे आप होम टैब से जाके दे दें, ठीक है, शेडिंग दे दें। उसके बाद अब यहां पर आप देखें कि अगर मैं यहां पर इसको बॉर्डर देता हूं, ऑल बॉर्डर, तो इसमें सिंगल लाइन है और यहां पर क्या है, डबल लाइन है। तो आप अपने बॉर्डर को, ठीक है, यहां से इसकी लाइंस चेंज कर सकते हैं। अब मैं ये डॉटेड लाइंस वो कर रहा हूं, और उसके बाद यहां से आप अपनी लाइंस को अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं यहां पर करूंगा तो देखें डॉटेड लाइन। अब उस डॉटेड लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, ठीक है, लाइंस कितनी मोटी होनी चाहिए, वो यहां से आप इसको कर सकते हैं। और जैसे ही आप करेंगे तो यहां से देखें कि उन लाइंस की मोटाई आपको यहां पर शो हो रही है, ठीक हो गया। इसी तरह यहां पर डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं, आप जो भी स्टाइल लेके आना चाहें लेके आ सकते हैं। यहां पर हमारे पास ये बॉर्डर स्टाइल्स हैं, आप इन बॉर्डर स्टाइल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लेआउट आता है। लेआउट में अब आपने एक टेबल ड्रॉ किया, अब इसके अंदर आप चाहते हैं कि कुछ और ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ, जैसे ही मैं ड्रॉ पे क्लिक करता हूं, मुझे इसके दरमियान में एक लाइन चाहिए, तो मैं जैसे ही ये करूंगा तो मुझे क्या हुआ, दरमियान में लाइन मिल गई, ठीक है। मुझे इनके दरमियान में लाइन चाहिए, तो मैं यहां पर जैसे ही ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे क्या हो गया, लाइन मिल गई, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूं कि मैंने यहां पर किया, अब मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है दरमियान में इनके, ये क्या हो जाए, इरेज हो जाए, खत्म हो जाए, ये क्या हो जाए, इरेज हो जाए। तो मैं इरेजर उठाता हूं और जो चीज मुझे इरेज करनी होती है उसके ऊपर जाऊंगा और तो क्या हो रहा है, बीच में से इरेज हो रहा है, ठीक है। जो चीज आपको इरेज करनी है, अब ये देखें मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया और वो इरेज हो गया। अब यहां पर देखें टेबल और ये इरेज हुआ, ठीक है। तो हमारे पास इरेजर से इरेज हो सकता है। इसी तरह अगर आप कोई सेल या रो या कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, डिलीट। यहां पर क्या है, डिलीट सेल। अब सेल लेफ्ट से डिलीट करना है, अप से डिलीट करना है, कहां से करना है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट से करूंगा तो देखें यहां पर लाइन खत्म हो गई, ठीक है। अगर आप लोग यहां पर गौर करें तो आपके पास यहां पर लाइन खत्म होगी, क्योंकि लेफ्ट से वो सेल उसने खत्म कर दिया। इसी तरह अगर मैं डिलीट पे आता हूं और मुझे एक पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है तो ये पूरी रो डिलीट होगी। मुझे अगर पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम डिलीट हो गया, और अगर मुझे पूरा टेबल डिलीट करना है, ये जो हमारे पास है ये पूरा एक टेबल है, तो मैं टेबल पे जाऊंगा और पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो गया, ठीक है। और देखें जैसे ही टेबल डिलीट हुआ आपके पास टेबल डिजाइन और लेआउट के ऑप्शंस दोनों खत्म हो गए। ये ऑप्शंस कब आते हैं, जब आपके पास टेबल होता है, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने इंसर्ट करना है अबव
पूरी एक लाइन इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट अबव में जाएंगे, इसी तरह बिलो अगर करनी है तो बिलो, इसी तरह लेफ्ट इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे पूरा इंसर्ट, राइट साइड पे इंसर्ट करना है तो राइट साइड पे, अगर एक एक करना है तो एक एक आप कर सकते हैं और ज्यादा करना है तो ज्यादा। इसी तरह अगर ये मैं चाहता हूं कि पूरी एक लाइन जो ऊपर वाली है, इस पूरी लाइन को मैं मर्ज करना चाहता हूं, एक लाइन बनाना चाहता हूं। मर्ज का मतलब एक लाइन है, तो अब मैं इसको मर्ज कर देता हूं तो ये कंप्लीट क्या हो गया, एक लाइन बन गई, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है, सेल्स डिटेल्स, ठीक है। तो मैंने उसको एक हेडिंग दे दी, एक टेबल का वो कर दिया। इसी तरह अगर मुझे अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर दो डिफरेंसेस बना देता हूं, एक सेल डिटेल है और एक रेवेन्यू डिटेल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा दो हिस्सों में, ठीक है, कितने, दो हिस्सों में, कॉलम्स दो हो जाएंगे। अब देखिए एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। हम इसको कह देते हैं इन सेल, और इसी तरह इसको हम कर देते हैं आउट सेल, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, दो हिस्सों में इनको तकसीम कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर काम कर रहा हूं इस जगह पे, और मैं चाहता हूं कि यहां से टेबल क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, ठीक है। ऊपर वाला टेबल हम डिलीट करते हैं फॉर द टाइम भी। अब यहां से 104 से मैं चाहता हूं कि ये क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, दो हिस्सों में टेबल तकसीम हो जाए। तो मैं जैसे ही ये करूंगा तो देखें क्या हुआ, दो हिस्सों में तकसीम हो गया ये टेबल। उसकी सर अगर ये मेन हेडिंग जो ऊपर वाली, वो तो फिर आपको एक ऊपर इंसर्ट करनी पड़ेगी, रो, इंसर्ट अबव रो, और इसी को कॉपी किया। वो दूसरा जो सा आप चाह रहे हैं वो फिर आगे हम लोग इसको करेंगे, और ऑटोमेटिक वाला वो आगे, ठीक है। ये हम इसके ऊपर इंसर्ट कर देंगे। ये तो हमारे पास हो गया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ऑटो फिट, अब टेबल को आपको कंटेंट के हिसाब से फिट करना है, मतलब जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उस हिसाब से, विंडो के हिसाब से, या कॉलम विड्थ के हिसाब से। अगर विंडो के हिसाब से करेंगे तो देखें जहां पर हमारा मार्जिन एंड हो रहा था और स्टार्ट हो रहा था उस हिसाब से इसने अपने आप को एडजस्ट कर दिया। अगर इसके अंदर मैं एक और रो इंसर्ट करूं, ठीक है, सॉरी कॉलम, एक और कॉलम इंसर्ट करूं लेफ्ट साइड पे, तो देखिए क्या किया उसने, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूं दोबारा उसने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि ये ऑटो फिट हुआ हुआ है। इसी तरह आप चाहें तो इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इसी तरह इनकी हाइट आप कम कर सकते हैं, इसी तरह आप विड्थ को भी कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अब जब मैंने इसकी हाइट बढ़ाई तो अभी देखें कि तमाम टेक्स्ट सेंटर में आ रहे हैं, तमाम टेक्स्ट सेंटर में आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो हेडिंग्स है इनके टेक्स्ट टॉप कॉर्नर्स पे हो, इनके टेक्स्ट टॉप कॉर्नर पे हो। तो जैसे ही मैं करता हूं तो ये टॉप कॉर्नर्स पे आ गए। मैं कहता हूं मिडल, टॉप मिडल पे हो तो टॉप मिडल पे, एंड राइट कॉर्नर पे तो राइट कॉर्नर पे। इसी तरह मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर और मिडल राइट। इसी तरह बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। ये हमारे पास इसके अलाइनमेंट है, ठीक है। इसी तरह आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट को और भी चेंज कर सकते हैं। अब आपने टेक्स्ट अलाइनमेंट टेट को इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से, या स्ट्रेट लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास इसके है। अब वही चीज अगेन कि आप इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमारे पास ये है,
ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सॉर्ट पे आएंगे। ठीक है, किसको करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, वो कहते हैं कि दिस एंट्री इज नॉट वैलिड फॉर सॉर्टिंग, प्लीज टाइप और सिलेक्ट एन अदर एंट्री फ्रॉम लिस्ट। सिर्फ एक चीज को करेंगे तो आपके पास ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सॉर्ट पे आना है। ठीक है, अब आपने किस चीज को चेंज करना है, प्रोडक्ट आईडी को चेंज करना है। ठीक है, या सॉल्ट यूनिट को करना है, रेवेन्यू को करना है, डेट को करना है। अब जैसे ही मैं इस पे आऊंगा, ये नंबर्स है, असेंडिंग ऑर्डर, पूरा का पूरा टेबल उसने उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया। अगर आपने एक कॉलम को सिलेक्ट किया तो फिर आपका डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सॉर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन आया था कि अगर हम स्प्लिट करते हैं, अब जैसे ये है, अब मैं जैसे टैब प्रेस करता जाऊंगा तो हमारा डेटा कहां पर मूव हो गया, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यार नेक्स्ट पेज पे अब यहां पर क्या चीज थी, एटम आईडी थी, एटम प्रोडक्ट आईडी थी, डेट थी, रेवेन्यू था, क्या था मुझे तो नहीं पता। अब यहां पर मैंने क्या चीज इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास टॉप ऑफ द हेडर क्या चीज है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास रिपीटिंग रो आनी चाहिए। इसको हम क्या चाहते हैं, रिपीट होना चाहिए नेक्स्ट पेज पे भी। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, तो अब मेरे पास ये चीज ऑटो हो गई कि बता रहा है कि भाई यहां पर प्रोडक्ट आईडी है, यहां प्रोडक्ट नेम है, यहां पर यूनिट सोल्ड है, यहां पर सेल्स रेवेन्यू है। ये सारी चीजें यहां पर अब हमें बता रहा है कि यहां पर आप ये चीज इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अब मेरे पास जो ये रेवेन्यू आया है, सेल्स रेवेन्यू, मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास यहां पर पता लग जाए। मैं इन दो सेल्स को मर्ज करता हूं और मैं कहता हूं यहां पर टोटल आ जाए, कितने यूनिट सोल्ड हुए। ठीक है, तो हमारे पास लेआउट में फार्मूले का ऑप्शन है। हम जैसे ही फार्मूले पे क्लिक करते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू सम अबव। जो ऊपर इसके सेल्स हैं उन सबका टोटल करते हैं। ऐसे ही ओके करते हैं तो 1150। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं अगर यहां पर 122 करता हूं तो नीचे चेंज नहीं हुआ, नीचे चेंज नहीं हुआ। मैंने यहां पर आना है, राइट क्लिक करना है और अपडेट फील्ड पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखें 1152 हो गया। इसने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया फार्मूले को। ठीक हो गया। अब टेबल के बाद हमारे पास इंसर्ट टैब में आगे जो चीजें हैं उनको हम देखते हैं। अब हमारे पास आगे जो है वो है पिक्चर। आपको पिक्चर कहां से चाहिए, इसी से चाहिए। ठीक है, स्टॉक इमेज में से चाहिए या ऑनलाइन इमेज में से चाहिए। जैसे ही आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो जैसे हम लोगों ने टेबल का देखा था कि टेबल का पेज आ गया था, टेबल की अलग से टैब्स आ गई थी, इसी तरह पिक्चर्स की भी अलग से टैब्स है। पिक्चर जैसे ही इंसर्ट करेंगे, जैसे कि अभी हम यहां से किसी एरोप्लेन की पिक्चर लेते हैं तो हम देखेंगे कि जैसे ही हमारी पिक्चर आएगी तो हमारे पास यहां पर मैं पिक्चर को इंसर्ट करता हूं। तो जैसे ही पिक्चर इंसर्ट की तो आप देखें पिक्चर फॉर्मेट की टैब ओपन होगी। इसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज रिमूव बैकग्राउंड। तो आप अब यहां पर देखें कि एरोप्लेन के इर्द गिर्द स्काई ब्लू कलर है।
मैं चाहता हूं कि ये स्काई ब्लू कलर जो है ये रिमूव हो जाए, ये क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो मैं रिमूव बैकग्राउंड पे करता हूं। अब यहां पर उसने ब्लू को तो रिमूव किया, लेकिन यहां पर अगर हम गौर करें तो इसके जो विंग्स हैं वो भी थोड़े से रिमूव हो रहे हैं, उसका हेड जो है वो भी रिमूव हो रहा है, उसके बाद उसके जो व्हील हैं फ्रंट वो भी रिमूव हो रहे हैं। इनको मैं रखना चाहता हूं। तो यहां पर देखें मार्क एरिया टू कीप, मैं यहां पर आता हूं और इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। तो देखें क्या हुआ, वो एरिया आ गया हमारे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूं, ये एरिया भी आ गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूं, ये आ गया। व्हील्स को हल्का सा सिलेक्ट करते हैं, व्हील्स आ गए। उसके बाद कीप चेंज जैसे ही करता हूं तो देखें ब्लू बैकग्राउंड खत्म हो गया। जस्ट हमारे पास उसका जो जहाज की इमेज है वो आ गई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ओरिजिनल इमेज आ गई। अब इस इमेज के ऊपर आप इस इमेज को कितना लाइट रखना चाहते हैं, कितना डार्क रखना चाहते हैं, इसका कंट्रास्ट क्या रखना चाहते हैं। यहां पर हमारे पास इस पिक्चर्स के कंट्रास्ट के हिसाब से यहां पर देखें लाइट कंट्रास्ट आ गया। ठीक है, ब्राइटनेस क्या है इसकी 40 प्लस और कंट्रास्ट 40 प्लस। आप उसको उस हिसाब से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर सर अगर कुछ लिखना हो तो एडिट टेक्स्ट में लिखो। हाँ, इसको टेक्स्ट के। उसके बाद इसके कलर्स जैसे हमारे पास यहाँ पर इसके कलर्स हैं। उसके बाद RGB जितनी भी पिक्चर्स होती हैं वो RGB कलर से मिलके ही बनती हैं। तो आप उसका येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर ये अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से उसको आपका पता लग जाएगा कि ये कैसी इमेज है। उसके बाद इस पिक्चर को आप ब्लर करना चाहते हैं। ठीक है, ओरिजिनल पिक्चर ये है, उसके बाद उसको ब्लर करना चाह रहे हैं। ठीक है, पेंसिल स्केच के सूरत में रखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप अपने लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट स्क्रीन के हिसाब से इसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, वाटर कलर के हिसाब से इसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। आप अपने लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह ये आपके पास कितना विजिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इसकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये किस लिए होता है कि आप अगर इसको बिहाइंड द टेक्स्ट करते हैं, आगे हम जाके देखेंगे कि बिहाइंड द टेक्स्ट इसको जब किया जाता है तो अगर ये ज्यादा शेडेड हो, ज्यादा उभरा हुआ हो, तो फिर ये हमारे टेक्स्ट को प्रिंटेड फॉर्म में जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ टेक्स्ट इसके साथ मिक्सअप हो जाए और हमें पढ़ने में ना आए। तो इस वजह से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितना इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। उसके बाद हर पिक्चर, जब आप पिक्चर को किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं तो हर पिक्चर का अपना एक साइज होता है। आप जब पिक्चर को उसके अंदर पेस्ट करते हैं तो वो उस पिक्चर के साइज के हिसाब से एडजस्ट होती है। उसके जितने केबीज होते हैं वो इसके अंदर कंज्यूम हो रहे होते हैं। लेकिन अब मैं इस पिक्चर को छोटा कर देता हूं तो इसका साइज छोटा हो गया, इसका साइज छोटा हो गया, लेकिन अभी भी इसने जो स्पेस ऑक्युपाई की हुई है हमारी हार्ड डिस्क में वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, इसको आप प्रिंट के हिसाब से इसको डीपीआई कर सकते हैं, वेब के हिसाब से और मेल के हिसाब से। जितना इसको करेंगे उस हिसाब से ये पिक्चर का साइज भी छोटा हो जाएगा और आपकी फाइल का साइज भी कंप्रेस हो जाएगा। बट जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे और सिस्टम को शट डाउन करेंगे और ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, इस पिक्चर को अगर आप बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो इसके पिक्सेल्स फटना शुरू हो जाएंगे। फिर इसकी पिक्चर क्वालिटी वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो पहली दफा में थी। तो इस वजह से इस चीज का खास ख्याल रखना है कि अगर आप किसी पिक्चर को या इमेज को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी आपको अगर वही चाहिए जो रियल टाइम में है तो फिर आप उसको कंप्रेस नहीं करेंगे। अगर आपने उसकी पिक्चर की क्वालिटी कम कर दी और फिर आपने उसको सेव करने के बाद सिस्टम शट डाउन होने के बाद दोबारा ऑन किया और फिर आप चाहते हैं कि रियल इमेज आ जाए, दैट्स इम्पॉसिबल।
वो नहीं आ सकती। ठीक है, इसी तरह आप पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं, और पिक्चर को रीसेट करना चाहते हैं, अभी तक आपने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं किया, ठीक है, और अपनी पिक्चर को दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तो यहां पर देखें पिक्चर रीसेट एंड साइज, जैसे मैंने किया तो पिक्चर फुल साइज में आ गई। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूं, अगेन आपको पिक्चर रीसेट, तो देखें साइज नहीं बढ़ा हुआ, पिक्चर की जो क्वालिटी थी वो चेंज हुई, ट्रांसपेरेंसी इसकी वापस ओरिजिनल शक्ल में आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर पिक्चर को आप थोड़ा सा स्टाइल देना चाहते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स इसके अंदर मौजूद हैं, आप उस स्टाइल्स की मदद से इसको स्टाइल्स दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई भी पिक्चर लाते हैं और उस पिक्चर को आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहां से भी आप उसको बॉर्डर दे सकते हैं। इसी तरह इसको ग्लो देना चाहते हो, जैसे हम लोग टेक्स्ट पे ग्लो दे रहे थे वैसे हम पिक्चर पे भी ग्लो दे सकते हैं। 3D रोटेशन में लेके आना चाहते हैं इसको तो आप 3D रोटेशन में भी 3D रोटेशन में लेके आ सकते हैं। तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, 3D स्टाइल में भी इसको लेके आ सकते हैं। उसके बाद इसकी लेआउट है, ठीक है, ये लेआउट हम आगे डिजाइन में स्टडी करेंगे क्योंकि लेआउट हमारे पास वहां पर इसका बहुत अच्छा वो है। उसके बाद इस पिक्चर की पोजीशन क्या रखनी है आपने, टॉप, सेंटर टॉप, राइट टॉप, वही जो हम लोग टेबल के अंदर सारी चीजें पढ़ रहे थे वही एज इट इज यहां पर भी स्टडी में आती हैं। ठीक है, अब मैं वापस इमेज को अपनी जगह पे लेके आता हूं। उसके बाद असल चीज आती है रैप टेक्स्ट। अब इस पिक्चर की आप लोकेशन क्या रखना चाहते हैं कि इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाए या इसके पीछे टेक्स्ट लिखा जाए, इसको आप टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, कहां पर रखना चाहते हैं आप, जैसे हमारा टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे है ये। ठीक है, तो अब मैं इस पिक्चर को कट करता हूं यहां से कंट्रोल X और यहां पर आता हूं तो यहां पर मैंने कंट्रोल V किया तो देखें टेक्स्ट के साथ पिक्चर आ गई। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट आ जाए। अब मैं जैसे इस इमेज को यहां पर मूव करता हूं तो ये देखिए मूव नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं इसको स्क्वायर टाइप तो इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट लिखा जाएगा। इसी तरह बिहाइंड टेक्स्ट देखिए क्या हुआ, अब जब बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया और मैं अब इसका साइज अब मुझे इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, अब मुझे इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है तो यहां पर मुझे कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो याद होगा कि मैंने आपको कहा था सिलेक्ट में जाना है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही आपने किया तो देखें पिक्चर सिलेक्ट हो गई। ठीक है, और इसका साइज भी आपको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब इस पिक्चर को मैं जैसे ही टाइप करता हूं तो देखें इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट लिखा गया। इसी तरह इन फ्रंट किया तो इसके पीछे टेक्स्ट चला गया। ठीक है, फिर एडिट रैप पॉइंट। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट्स को जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को मूव करूंगा
तो इसका जो टेक्स्ट है वो इस हिसाब से उसके ऊपर एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी क्योंकि इस पिक्चर को हम लोगों ने टाइट किया हुआ था, इस वजह से इसका इसी तरह अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उसको ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब दो इमेज हैं, एक इमेज को दूसरी इमेज के ऊपर ओवरलैप करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपके पास एक इमेज और दूसरी इमेज जो है वो ओवरलैप हो, तो आप उसको ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस इमेज का साइज आप यहां से बढ़ाना चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो हमारे पास है शेप्स, ठीक है, कि शेप्स हम कैसे इंसर्ट करते हैं, शेप्स के ऊपर हमारे पास क्या क्या हम ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंसर्ट टैब में शेप्स है, हम यहां से कोई भी शेप लेके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही शेप लेके आते हैं तो कल हमारे पास पिक्चर टैब ओपन हो गई थी, आज हमारे पास शेप फॉर्मेट टैब ओपन। जैसे ही शेप लेके आते हैं तो हमारे पास यहां पर और शेप्स लेके आ सकते हैं। यहां पर हमारे पास जो शेप है उस शेप को हम एडिट कर सकते हैं। अब ये क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। इस शेप को हम चेंज करना चाहते हैं, रेक्टेंगल से हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहां पर आएंगे, ठीक है, एडिट पॉइंट्स पे। जैसे ही पॉइंट्स पे आते हैं तो ये देखें इसके चारों पॉइंट्स शो होना शुरू हो जाते हैं। अब हम इसको अगर मैं चाहूं तो इस शेप को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। इसके पास और भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम उस शेप को अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस शेप को अगर आप चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हैं, कि इस शेप की जगह कोई और शेप लेके आना चाहते हैं, तो यहां से हमारे पास फिर जैसे ही हम उस शेप पे क्लिक करते हैं तो वो शेप यहां पर चेंज हो जाती है, आ जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हमें इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके नीचे ही हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। अब ये जो हम शेप लेके आए हैं, इस शेप को आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप यहां से इसको प्रॉपर्ली, अब इस शेप को थोड़ा सा हम साइड ले आते हैं ताकि हम जो जो चेंजिंग इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें हमें नजर आती है। अब आप जैसे जैसे मूव करते हो कर्सर को तो यहां पर हमारे पास शेप उस कलर की चेंज हो रही है। फिर आप चाहते हो कि आप अपनी मर्जी से इसके अंदर फिल करना चाहते हो, तो यहां पर आओ शेप फिलर, तो शेप फिलर में आओगे, यहां पर आप उससे फिल, इसके अंदर कोई भी कलर करना है आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कलर्स कर सकते हैं और इसको आप फिल कर सकते हैं। अब ये आउटलाइन, ये जो आउटलाइन इन शेप्स के ऊपर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अंदर ये सर्कल है, उसके बाद ये एक लाइन है, इनको अगर आपने चेंज करना है कलर तो ये आप यहां से इसको आउटलाइन से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आउटलाइन अगर आप ब्लैक रखना चाहते हैं तो ब्लैक रख लें, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। उसके बाद हमारे पास है शेप इफेक्ट। अब इस शेप को आप किस एंगल से देखना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास इसको थोड़ा सा ग्लो करना चाहते हैं, अब हमारे पास थोड़ी सी उभरी हुई नजर आ रही है। पहले आपके पास अगर हम कंट्रोल Z करें बिल्कुल एक प्लेन
टाइप शेप नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर इफेक्ट्स पे आए और इसके इफेक्ट्स चेंज किए, आउटलाइन को हमने थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया, तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये शेप थोड़ी सी उभरी हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर और ऑप्शन है कि इसको आप शेड देना चाहते हैं, इसी तरह इसकी रिफ्लेक्शन आप लेके आना चाहते हैं। ये देखें नीचे एक रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही होगी। इसी तरह आप इसको 3D मॉडल में लेके आना चाहते हैं तो आप 3D मॉडल में लेके आ सकते हैं। आप शेप के ऊपर कोई भी इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब मैं एक और शेप लेके आता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्टार लेके आता हूं। ये एक मैं शेप लेके आया। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर पाकिस्तान का फ्लैग आ जाए। इस शेप के अंदर क्या आ जाए? फ्लैग आ जाए। पहले तो हमने कलर फिल करके देखा था, अब इसी के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है पिक्चर। जैसे ही मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा, फ्रॉम अ फाइल, अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो ऑनलाइन ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पर सेव है कंप्यूटर के अंदर, मैं कंप्यूटर के अंदर से फ्लैग को मैंने सिलेक्ट किया तो देखें क्या हुआ, फ्लैग उसी शेप के अंदर एडजस्ट हो गया। अगर हम यहां से इस शेप को चेंज करते हैं किसी और, तो अब आपको फ्लैग क्लियर नजर आ रहा होगा कि भाई हम किसी शेप के अंदर फ्लैग को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी शेप के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, शेप के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर और भी ऑप्शन है फिलिंग के। ठीक है, आप इनमें से भी कोई फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटलाइन, फिल एंड शेप इफेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास ये शेप जो थी ये अब कहां चलेगी? बिहाइंड द पिक्चर, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे लेके आना है। तो कल कुछ चीजें थी जो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, पिक्चर्स के ऊपर नहीं होती, जैसे कि ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे ही मैं लेके आया तो क्या हुआ, जो पिक्चर पीछे थी इसके बिल्कुल फ्रंट पे आ गई। ठीक है, तो मैं अगेन कंट्रोल Z और यहां पर क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड। इस पिक्चर को फॉरवर्ड ले आओ, आगे ले आओ। ठीक है, अब ये देखें दोनों पिक्चर्स एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, इसी कौन सी सर, ये सेंड बैकवर्ड, ठीक है, और ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास इन पिक्चर्स को, फिर इसकी पोजीशन एज यूजुअल जैसे कल हम लोगों ने पिक्चर्स के बारे में पढ़ा था वैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना चाहते हैं, कि पेज के किस हिस्से में इसको प्लेस करना चाह रहे हैं, वहां आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगेन वही चीज कि आप इसको बिहाइंड द टेक्स्ट रखना चाहते हैं, फॉरवर्ड द टेक्स्ट रखना चाहते हैं, या इसके इर्द गिर्द कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से आप रैप टेक्स्ट से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक, हाँ, रैप टेक्स्ट। इसी तरह अब हम इन दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम इनको यहां पर है ग्रुप ऑब्जेक्ट, इन दोनों को एक पिक्चर बना देते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जहां पर मूव होंगे ये दोनों एक साथ मूव होंगे। मैंने किया इसको ग्रुप। अब अगर मैं इसका साइज छोटा करता हूं, यहां से 2.88 है, अगर मैं इसको 2 करता हूं तो देखें क्या हुआ, दोनों का साइज छोटा हो गया। अगर मैं यहां से करता हूं तो दोनों उसी लिहाज से छोटे हो रहे हैं। तो हमें पता है कि भाई जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बना देते हो तो दोनों एक साथ मूव करते हैं, एक साथ उनको आप
साइज रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा एक साथ होंगे। अब आपको अगर चाह रहे हैं कि सिर्फ अंदर वाले को आपने चेंज करना है, तो फिर आपने क्या करना है, पहले इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर इनर पिक्चर को सिलेक्ट किया और फिर उसके कॉर्नर्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे किसी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आप ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, कोई शेप लेके आते हैं, तो उस शेप के ऊपर फिर हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाती है जिसको हम शेप फॉर्मेट के नाम से जानते हैं, और उसके अंदर हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं उसकी मदद से। तो ये चीज ये जो दोबारा सिंगल सिंगल सेलेक्ट किया, अभी जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास आइकन। ठीक है, आइकन एक चीज याद रखना कि ये जो है ऑफिस 2007 में हमारे पास नहीं है। ठीक है, 16 में नहीं है, 19 में ये हमारे पास है। ठीक है, लेकिन ये आइकन का ऑप्शन इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन ही हमारे पास एक्सेस हो सकता है, वैसे हमारे पास ये एक्सेस नहीं हो सकता। तो आइकन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप यहां पर देखें मुख्तलिफ किस्म के आपके पास आइकन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा आइकन चाहिए, या अगर यहां पर आप लिख दें, ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं ये हमारे पास कुछ आइकन आ गए। ठीक है, ये नो स्मोकिंग का आ गया। ठीक है, अब मैं इसको इंसर्ट करता हूं तो ये हमारे पास एक नो स्मोकिंग का आइकन शो हो गया। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है ये एक ग्राफिक्स फॉर्मेट है, तो इसकी क्या हो गया, ग्राफिक्स फॉर्मेट की टैब ओपन हो गई। ठीक है, इस शेप को आप कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, पिक्चर में या किसी और फॉर्मेट में, तो आप कर सकते हो यहां से। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फिलिंग आप जिस तरह भी करना चाहो कर सकते हो। आउटलाइन डेफिनेटली उस लिहाज से आप इसकी आउटलाइन डाल सकते हो जैसे आपने इसके ऊपर काम किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 3D मॉडल है, ये भी हमारे पास ऑनलाइन। ठीक है, ये भी हमारे पास ऑनलाइन ही आते हैं। ठीक है, अब आप यहां से कोई भी 3D मॉडल लेके आ सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं एक इस 3D मॉडल को लेके आता हूं, तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद ये हमारे पास इंसर्ट में आ जाएगा। तो अभी हमारे पास आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हो कि 360 का आइकन आ रहा है। तो अगर यहां पर गौर करो तो 360 का आइकन आ रहा है, आप इसको उस लिहाज से देख सकते हो, हर एंगल से इसको आइकन पे प्रेस करेंगे, हाँ, उस 360 के आइकन पे प्रेस करोगे। ठीक है, यहां से भी अगर आप चाहो तो उसकी डायरेक्शन देख सकते हो। यहां पर उसके जितना भी व्यू है, जितने भी टाइप्स के व्यू हैं, वो यहां पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप और 3D मॉडल्स लेके आना चाहते हो, ठीक है, तो यहां पर आप आए। ठीक है, और उसके बाद आप 3D मॉडल सिलेक्ट करें और वो आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इमोजीज हैं, या आप इमोजीज लेके आ सकते हो। तो ये आप लोग 3D, क्योंकि 3D हर एंगल से मूव करने वाला। ठीक है, अब अगर हम नो स्मोकिंग वाले को देखें तो इसको हम 3D एंगल से, अगर इसको मैं यहां से ये मूव करता हूं तो देखो मूव नहीं कर रहा, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है।
ये जो आइकन है इसको मैं जिस डायरेक्शन में भी लेके जाना चाहूं लेके जा सकता हूं और उसके अंदर पिक्चर में कोई भी फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3D मॉडल है। ठीक है, इसी तरह अब हम आगे पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हमारे पास एक ऐसा फीचर है एमएस वर्ड का कि जिसके अंदर हम कोई भी हायरार्की, ऑर्गेनोग्राम, ठीक है, और कोई भी ऐसे शेप जो हमें कोई एक प्रोसेस शो करता हो, कोई प्रोसेस शो करता हो, उसके हम इसकी मदद से उसको शो कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की हायरार्की है, जैसे कि अगर मैं एक इस हायरार्की को लेके आता हूं तो हमारे पास ये एक हायरार्की है। किसी भी कंपनी का एक जनरल मैनेजर होता है, उसके बाद उसका एक सिक्योरिटी चीफ होता है, ठीक है, जो कि जनरल मैनेजर और उसके अंडर काम करता है। ठीक है, और इसी तरह कुछ उसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, इसी तरह आपके पास ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, ये अब क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनोग्राम बन गया। इसी तरह अगर आप इसके अंदर और इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके, या हमारे पास ऐड शेप का ऑप्शन है, जैसे ही हम यहां पर लेके आते हैं तो आफ्टर, बिफोर, अबव, बिलो, ऐड असिस्टेंट, मैं इसका असिस्टेंट, क्योंकि ये जो था ये हमारे पास क्या था, असिस्टेंट था। ठीक है, या अगर आप जीएम के साथ लेके आना चाहते हैं तो ऐड बिलो शेप, तो देखिए बिलो शेप में एक न्यू डिपार्टमेंट हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको फिर आप अगर चाहें तो इस लेआउट में लेके आ सकते हैं। यहां पर फिर हर इंडिविजुअल की पिक्चर आ सकती है। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहां पर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो उसकी। ठीक है, और मतलब कि जीएम कौन है, सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है, एचआर मैनेजर कौन है, फाइनेंस मैनेजर कौन है, ऑपरेशन मैनेजर कौन है, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेज मैनेजर कौन है। जिस तरह से सॉरी हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस है, हायरार्की हैं। अब आप चाहते हैं कि आप कोई और स्मार्ट चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्रोसेस बताना चाहते हैं कि मैं बताता हूं कि भाई हमारे पास एक प्रोसेस कैसे चल रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई एक रेंज सिस्टम कैसे चल रहा है। ठीक है, तो रेंज सिस्टम में पहले वाटर होता है, ठीक है, उसके वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बनने के बाद वो क्या होता है कि क्लाउड्स की शक्ल ले जाते हैं। क्लाउड्स क्या होते हैं कि फिर किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर बारिश का टेम्परेचर बरसने का हो, फिर वहां पर क्या होता है, रेन होता है, रेन टेम्परेचर इफेक्ट करता है, टेम्परेचर के बाद रेन होता है, रेन के बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और फिर ये साइकिल अगेन चलना शुरू हो जाती है और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो हम इसको साइक्लिक फॉर्म में लेके आ जाते हैं। आप चाहते हैं कि साइक्लिक फॉर्म में नहीं तो यहां से फॉर्मेट में आए, ठीक है, और आप इसको शेप्स को, जैसे हम लोगों ने बाकी शेप्स को आपने ग्लो करने के लिए किया था, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक साइकिल फॉर्म है। इसी तरह प्रोसेस के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्मार्ट आर्ट्स होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप आपस में कैसे है, मैट्रिसेस, पिरामिड के, आप जैसे हम कहते हैं कि एक पिरामिड बनता है कि हमारे पास एक जैसे कास्ट सिस्टम है, सबसे बड़ी कास्ट ये है, दूसरी कास्ट, दूसरे नंबर पे ये कास्ट है, तीसरे नंबर पे ये कास्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट सिस्टम बनाना। तो इस तरीके से आप कोई भी स्मार्ट आर्ट लेके आ सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है चार्ट।
क्योंकि जब डॉक्यूमेंट हम रेडी कर रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट में डेफिनेटली हमें चार्ट्स भी चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी चीज को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना होता है, सारी चीजें हमने टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करनी होती, ठीक है। तो हमें कुछ चार्ट भी चाहिए होते हैं। तो अब जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं। तो मोस्टली जो बार चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट होते हैं, यही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक चार्ट है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास नीचे एक टेबल भी ओपन हो जाता है एक्सेल में। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं इरफान जमील बिलाल। अब इन्होंने टेस्ट की, मैं डिटेल इनकी लिखता हूं कि टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 इसमें क्या क्या स्कोर किए। फॉर एग्जांपल टेस्ट 1 में इरफान ने 20 मार्क्स लिए, टेस्ट 2 में इरफान ने 35 मार्क्स लिए एंड टेस्ट 3 में इरफान ने 36 मार्क्स लिए। इसी तरह जमील की अब मैं प्रोग्रेस शो करना चाहता हूं कि जमील ने क्या किया। जमील ने जो है 30 लिए, फिर 35 लिए एंड फिर 25 लिए। इसी तरह बिलाल की अगर बात करें तो बिलाल ने कितने लिए, 36, 26 एंड 35, ठीक है। इसी तरह खान की बात करें तो 26, 25, 24। तो आप देखें ये सारा का सारा खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास बता रहे हैं कि ब्लू कलर जो है वो टेस्ट 1 के लिए है, इसी तरह ऑरेंज कलर टेस्ट 2 के लिए है और ग्रे कलर टेस्ट 3 के लिए। जैसे ही हमने चार्ट लेके आए तो एज यूजुअल हमारे पास क्या हुआ कि चार्ट डिजाइन ओपन हो गया, उसकी टैब ओपन हो गई, ठीक है। तो जैसे टैब ओपन हुई, अब इसके एलिमेंट्स आप यहां पर क्या क्या लिखना चाहते हो, जैसे कि चार्ट टाइटल, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास कुछ नंबर्स शो हो रहे हैं। आप ये नंबर्स नीचे शो करना चाहते हैं या वर्टिकल शो करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल में अगर करता हूं तो हमारे पास वर्टिकल खता एंड हॉरिजॉन्टल शो असल में यहां पर नहीं हो रहे क्योंकि नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह टाइटल, वर्टिकल टाइटल, अगर हम यहां पर देखें तो अब देखें एक्सेस टाइटल, ऊपर हमारे पास टाइटल आ रहा है। इसी तरह चार्ट टाइटल आप देना चाहते हैं या नहीं। अब देखें चार्ट टाइटल आ रहा है, आप कहते हैं कि नहीं देना चाहते। इसी तरह लेबल्स, अब मैं यहां पर जैसे ही सेंटर में करता हूं तो आप देखो कि हर बंदे के नंबर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर करेंगे इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, ठीक है। एंड उनके नाम के साथ आ रहे हैं कि जमील 20, जमील 36, ठीक है। तो आप इस तरीके से लेके आ सकते हैं। नीचे अगर टेबल लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टेस्ट, अब जो सी चीज नीचे लिखी हुई आई थी मैंने यहां पर कर दी, मैं ऊपर लेके आना चाहता हूं, ठीक है, कि टेस्ट 1 का कलर कौन सा है, टेस्ट 2 का, ठीक है। इसी तरह नीचे बेसमेंट, ठीक है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टेबल्स के साथ लेके आना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमारे पास उसके डिफरेंट कलर्स स्कीमा आ रहे हैं, जो भी आप कलर्स लेके आना चाहते हैं। यहां पर उसके स्टाइल्स आ रहे हैं, अगर आप जो भी स्टाइल सिलेक्ट करते हैं तो वो आपके पास यहां पर वो स्टाइल आ जाता है, आप यहां से उस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इसके अंदर डेटा एडिट करना है, इसके अंदर डेटा एडिट करना है तो एडिट डेटा में जाएंगे और अब आप कहते हैं कि यार टेस्ट 4 भी इसके अंदर इंटर होना है, तो आप यहां पर लिखेंगे टेस्ट 4 और उसमें इनके नंबर आप इंसर्ट कर देंगे और ये आप कहते हैं अब चौथा बंदा भी आ गया, 5वां बंदा, ठीक है, जो
तो उस बंदे का भी तमाम तर सिस्टम यहाँ पर रेडी हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास उसका तमाम तर डेटा, तो ये डेटा इस तरीके से हम लोगों ने इंसर्ट किया। उसके बाद हम अगर चाहें तो अब आप चाहें तो चार्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने कॉलम चार्ट लेके आए, आप यहां पर आए, ठीक है, और चेंज चार्ट टाइप, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, आप यहां पर लाइन चार्ट लेके आना चाहते हैं, ओके करेंगे तो ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि कोई और चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, तो हम हर चार्ट को यहां पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए मोस्टली जो यूज होता है वो यही चार्ट होता है। फिर आप यहां पर इन चार्ट्स को, ये जो उनसे हमारे पास बार्स हैं, इन बार्स को अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो अपने लिहाज से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा उभरा हुआ शो करें, तो आप देखें कि जितने भी ग्रीन बार थे वो उभरे हुए शो हो रहे हैं। इसी तरह आप इसको यहां से भी चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास स्क्रीन शॉट। अब क्या होता है कि सम टाइम हमें, जब हम कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो वहां पर हमें कोई स्क्रीनशॉट चाहिए होता है। जो पिक्चर हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हम स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स खुले हुए होंगे उनका स्क्रीनशॉट हम लोग ले सकते हैं। आप यहां से क्लिपिंग पे आए और आप यहां पर इंसर्ट कर दें। उसके बाद यहां पर एडिंस है। एडिंस हमारे पास मोस्टली इसका इतना एज सच यूज नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसको इंटरनेट की मदद से ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल ऑफिस रूटीन के काम में इसका काम नहीं है। हाँ, लिंक हमारे पास किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने किसी चीज के साथ लिंक करना है, किसी पिक्चर को किसी चीज के साथ लिंक करना है, इसमें हमारे पास विद इन द डॉक्यूमेंट एंड आउटसाइड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना, या किसी चीज को, जैसे कि यहां पर नेशनल फ्लैग लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके इस नेशनल फ्लैग पे क्लिक करूंगा तो क्या हुआ कि विकिपीडिया में नेशनल फ्लैग के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वो यहां पर शो हो जाएगा। मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां पर राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक करता हूं तो यहां पर इसका लिंक आ रहा है। तो मैं अगर इसको यहां से थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं लिखता हूं www.google.com और ओके करता हूं, अब मैं अगर नेशनल फ्लैग पे क्लिक करूं तो मेरे पास क्या हुआ, गूगल ओपन हो गया। पहले जो था नेशनल फ्लैग्स के बारे में ओपन हुआ, अब क्या हो गया, गूगल। जो आप उसके बैक साइड पे हाइपरलिंक लगाएंगे, जो लिंक आप उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, वही लिंक ओपन होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर नॉन के ऊपर इंसर्ट में जाता हूं और लिंक के ऑप्शन में जाके जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप इसी फाइल के साथ इसको लिंक करना चाहते हैं या इसी में आपने कोई हेडिंग्स डाली है। जैसे कि कल हम लोग हेडिंग्स इंसर्ट कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आ रहा था। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई हेडिंग्स नहीं है। जैसे ही हम लोग हेडिंग्स वहां से स्टाइल से सिलेक्ट करेंगे
तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग्स शो हो रही होंगी। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे और वो डायरेक्ट उस हेडिंग पे मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर कोई बुक मार्क किया हुआ है तो वो उस बुक मार्क पे मूव कर जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि टॉप का डॉक्यूमेंट, तो मैं ओके करता हूं। अब जैसे ही इस पे हम कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते हैं तो ये क्या हुआ, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट मूव कर गया। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप टेक्स्ट पे नहीं ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगर लिंक इस पे दोबारा क्लिक करते हैं, लिंक पे अभी कहां है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप यहां पर ये भी कर सकते हैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट या एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो यहां पर मैं कोई और वेब पेज ओपन कर देता हूं, www.yahoo.com। जैसे ही मैं करता हूं और ओके करता हूं तो अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो yahoo.com यहां पर ओपन हो गया। इसी तरह अगर मैं चाहूं तो किसी और फाइल को यहां पर इसके साथ लिंक कर सकता हूं। यहां पर ब्राउज में आऊंगा, अब मेरे पास डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल पड़ी हुई है, वर्ड की होम टैब की मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ओके करता हूं और जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वो कहता है कि होम टैब एक वर्ड फाइल है, इसको ओपन करना चाहते हैं। मैं कहता हूं यस और देखें क्या हुआ कि होम टैब का वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो आप हाइपरलिंक में कोई चीज भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसी तरह हम चाहें तो बुक मार्क भी इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, बुक मार्क एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पर हम किसी बुक को स्टडी करते हुए या कोई ऐसी निशानी जो कि हम बता देते हैं कि यहां से हमने चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे थे तो आपने रेस्ट किया, टाइम ब्रेक हो गई, तो आप यहां पर बुक मार्क लगा दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपने चेंजिंग्स करनी है तो यहीं से आपकी चेंजिंग स्टार्ट हो। ठीक है, तो आप बुक मार्क में जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आप कोई बुक मार्क लिख दें, नेम चेंज ऐड। ठीक है, अब यहां पर है, हम मूव करते हैं बुक मार्क। ठीक है, और ये क्या है, चेंज डू टू। तो अब देखें कहां पर गया, सीधा वर्टिकल पे। यहां तक हमने चेंजिंग कर ली थी, अब हम यहां से आगे चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह अब मैं अगर कोई हाइपरलिंक जो था उसको अगर मैं मूव करना चाहूं तो हम उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब आगे हमारे पास एक चीज आ रही है हेडर एंड फुटर। कमेंट्स मैं इस वजह से छोड़ रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास रेफरेंसेस में आ रही है, क्रॉस रेफरेंस भी मैं इसी वजह से छोड़ रहा हूं क्योंकि ये रेफरेंसेस में हम इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। अब हमारे पास हेडर एंड फुटर। हेडर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई चीज इसके अंदर डालनी है तो उसको हम कहते हैं हेडर। अब मैं हेडर पे क्लिक करता हूं तो मुझे अगर डॉक्यूमेंट टाइटल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, हेडर पे जैसे ही मैं इस पे लिखूंगा तो वो तमाम पेजेस पे, फर्स्ट पेज पे इंसर्ट हो गया। ये हमारे पास क्या है, जीरो पेज। जीरो पेज कौन सा होता है, टाइटल पेज। तो टाइटल पेज पे अगर कोई चीज आप डालेंगे वो नीचे शो नहीं होगी। अब मैं फर्स्ट पेज पे आता हूं और अब मैं यहां पर इंसर्ट में जाके हेडर को सिलेक्ट करता हूं और अब मैं यहां पर कोई चीज लिखता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर, तो देखिए क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वेलकम लिखा हुआ आ गया, वही टाइटल। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, पेज नंबर 2 पे, तो देखें क्या हुआ, वही चीज लिखी हुई आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, हेडर। जैसे ही हेडर हम लोग लेके आए तो हेडर एंड फुटर टैब ओपन हो गई।
अब आप हेडर में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, ब्लैंक थीम को डालना चाहते हैं, ठीक है, आप उसके अंदर टाइटल डालना चाहते हैं, पेज नंबर आप थोड़ा सा डिजाइन में लिखना चाहते हैं, तो आप यहां पर देखें पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ठीक है। आप फुटर में पेज नंबर लेके आना चाहते हैं या फुटर में कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहां से फुटर पे आएंगे और आप उसके बारे में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फुटर में एक डिजाइन डाल देता हूं कि पेज खत्म हो तो ये एक डिजाइन हमारे पास शो हो। तो हमारे पास क्या हुआ, अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप देखें कि आपके पास फुटर में ये चीजें शो हो रही है। हेडर में आपके पास टाइटल, पेज नंबर शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए एक स्पेशल पोजीशन चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो यहां परचम के आगे जगह खाली है, परचम के आगे जगह खाली है। यहां पर मैं अगर कोई चीज लिखना चाहता हूं, यहां पर मैं अगर कोई चीज लिखना चाहता हूं तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आता हूं और टेक्स्ट बॉक्स को मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूं। न्यू डॉक्यूमेंट मैंने लिखा और मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे पास इस तरीके से साइड पे लिखा हुआ, ठीक है। अब आप इसके जैसे हम शेप लेके आते थे तो ये भी एक किस्म की शेप ही है। टेक्स्ट बॉक्स भी हमारे पास एक किस्म की शेप है। टेक्स्ट बॉक्स अब मैं एक शेप लेके आता हूं, यहां पर ये एक शेप ले आया। अब इसके अंदर मुझे अगर टेक्स्ट लिखना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और ऐड टेक्स्ट, और यहां पर भी हमारे पास क्या है, ऐड टेक्स्ट। तो ऐड टेक्स्ट करूंगा, जैसे ही मैंने किया तो और इसको मैं अगर बड़ा करना चाहूं हम इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, शेप के अंदर आ गया। तो ये भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक किस्म की शेप है। टेक्स्ट बॉक्स क्या एक किस्म की शेप है, उसके ऊपर हम लिख रहे हैं। अब इसका अगर आप शेप फिल करना चाहते हैं, नो फिल, इसकी आउटलाइन हो या नहीं हो, मैं इसको नो आउटलाइन करता हूं। तो देखें अब हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट इस डायरेक्शन में लिखा जा रहा है और उसकी कोई आउटलाइन भी नहीं, और प्रिंट में भी हमारे पास नहीं आएगी। तो जो काम हमने शेप पे किया वही हम टेक्स्ट बॉक्स पे भी करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स और शेप दोनों एक ही चीज है। इसको और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं आपस में ग्रुप भी कर सकता हूं। आप देखें ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, ग्रुप हो गए। इसके बाद वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट हमारे पास ये भी एक फीचर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक किस्म की हमारे पास शेप ही है, ये भी हमारे पास क्या शेप है, ठीक है। इस शेप को भी आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि अब ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको गोल शेप में लेके आना चाहता हूं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के यहां पर शेप्स आ जाते हैं। इसको हम एंगल वाइज भी इसको देख सकते हैं। यहां पर आएंगे हम ट्रांसफॉर्म में, और अब मैंने इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया और फिर इसका एरिया जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये अपने आप को एक्सपेंड
टकता हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की शेप ही है और इसके ऊपर भी तमाम तर शेप के ही काम इंप्लीमेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली चीज जो आ रही है वो हमारे पास, मैंने डी को सिलेक्ट किया तो यहां पर हमारे पास एक चीज है ड्रॉप कैप। आपने न्यूज़पेपर कभी देखे होंगे तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि एक टी का वर्ड जो है वो 3 लाइनों पे आ रहा होता है और उसके आगे पे वर्ड लिखे होते हैं। इसी तरह हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं और ड्रॉप कैप जैसे ही मैंने किया तो देखें डी का टी जो है वो क्या हुआ, बड़ा हो गया। ठीक है, दोबारा कंट्रोल जेड। अब मैंने क्या किया, सिर्फ दा को सिलेक्ट किया और ड्रॉप कैप, ये पूरा डी बड़ा हो गया। इसी तरह अगर मैं जस्ट डी को सिलेक्ट करता हूं तो ये हमारे पास ड्रॉप कैप है। ठीक है, अब यहां पर ड्रॉप कैप में हमारे पास डी मार्जिन, वो मार्जिन से मतलब जहां तक मार्जिन है उसके पीछे से वो शुरू करेगा, उसके पीछे से वो शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट डेट एंड टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आप डेट एंड टाइम यहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पर आए और आप यहां पर डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एमएस ऑफिस के अंदर, वर्ड के अंदर आप एक्सेल, पावर पॉइंट या एक्रोबेट इनकी फाइल्स लेके आना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट की मदद से लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक्सेल का काम करना है, मतलब कैलकुलेशंस का काम करना है। जैसे हम लोगों ने टेबल में देखा था तो हम टेबल में क्या करते थे, जब भी कोई काम करते थे तो उसके लिए हमें फील्ड अपडेट करनी पड़ती थी। जब हम कोई कैलकुलेशन करते थे तो आप लोगों ने देखा होगा फील्ड अपडेट करते थे तो कैलकुलेशन अपडेट होती थी। लेकिन अब मैं यहां पर आता हूं ऑब्जेक्ट पे और यहां पर मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 2003 और ओके करता हूं तो देखिए क्या हुआ, एक्सेल का यहां पर ऑब्जेक्ट ओपन हो गया। अब मैं यहां पर देखें 126। अब मुझे दोबारा इसके अंदर चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं 25 की जगह 50 कर देता हूं। मैं डबल क्लिक करूंगा इसको और मैंने कहा 25 की जगह 50 और इंटर करता हूं तो देखें क्या हुआ, 151 ऑटोमेटिक हो गया। अब मैं यहां पर 25 की जगह 60 कर देता हूं, 186 ऑटोमेटिक हो गया। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर अब वर्ड के अंदर ही एक्सेल ओपन हो गया, वर्ड के अंदर ही एक्सेल ओपन हो गया। ये हमारे पास एक अदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वो तमाम तर कैलकुलेशन हमारे पास यहां पर परफॉर्म करके देता जा रहा है। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा मार्जिन आ गए, दोबारा टेबल की फॉर्म में आ गया और वो कैलकुलेशन हमें यहां पर शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप कोई ऐसी बुक टाइप कर रहे हैं जिसके अंदर आपको इक्वेशंस इंसर्ट करनी है तो आप यहां पर आए, कोई मैथ की बुक टाइप कर रहे हैं, कोई केमिस्ट्री की बुक टाइप कर रहे हैं तो आपके पास यहां पर इक्वेशंस है। हम इक्वेशंस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर टाइप इक्वेशन हियर, तो उसके बाद आप कोई भी इक्वेशन यहां पर लिख सकते हैं। अब जैसे कि मुझे फ्रैक्शन की इक्वेशन चाहिए तो मैं यहां पर आऊंगा और फ्रैक्शन की इक्वेशन लिख देता हूं कि 5/2। इसको अगर मुझे स्क्रिप्ट फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो मैं यहां पर
न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मुझे न्यूमेरिकल लेना है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ सके। अब आप लोगों को क्लियर होगा। इसी तरह अगर इक्वेशन पे आता हूं और मुझे कोई ब्रैकेट्स में इनको लिखना है तो हम यहां से भी ब्रैकेट्स लेके आ सकते हैं। और इक्वेशन में भी हमारे पास ऑल ब्रैकेट्स मौजूद हैं। इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में लेके आना है, डबल इंटीग्रेशन है, आपको रेंज देनी है, यहां से आप उस सबको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई इक्वेशन अगर आपके पास एक पेन है और आपके पास स्मार्ट बोर्ड है, आप पेन की मदद से भी कोई इक्वेशन लिख सकते हैं। इनकी इक्वेशन पे आया, मैं यहां पर लिखता हूं 2a सॉरी अब जैसे जैसे अब मैं इसके ऊपर स्क्वायर डालना चाहता हूं तो देखें क्या हो रहा है, उसके ऊपर वैसे ही वो कर रहा है। और मैं इसको इंसर्ट करता हूं तो 2q स्क्वायर। ठीक है, मतलब कोई भी अगर इक्वेशन आप हैंड रिटन में भी लिखते हैं तो वो भी इसको इसमें इंसर्ट कर देता है। इसी तरह मैं कहता हूं कि a इज लेस देन इक्वल टू b। इसी तरीके से अगर मैं इसी इक्वेशन को कहता हूं कि आज जो टेम्परेचर है 30 फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, तो यहां से हम वो सिंबल्स लेके आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, जब हमने मल्टीप्लाई का साइन डालना होता है तो हम x का साइन डालते हैं। जब हम मैथमेटिकल कोई काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, हमें ग्रामर एरर शो करता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रामर उसके अंदर है ही नहीं, इंग्लिश के अंदर तो ये चीज है ही नहीं, ये किसके अंदर है, इक्वेशन के अंदर है। तो इसी वजह से अगर मैं अब यहां पर चाहूं तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं a प्लस b का, अब यहां पर स्क्रिप्ट में आ जाता हूं और ब्रैकेट को मैं सिलेक्ट करता हूं और स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर मैं आ जाता हूं स्क्रिप्ट पे, यहां पर मैं लिखता हूं a स्क्वायर, फिर आगे प्लस 2ab प्लस, फिर स्क्रिप्ट पे आ जाता हूं और b स्क्वायर। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करते हैं ताकि हमारे टेक्स्ट हमें विजिबल हो सके। अब देखें वो प्रॉपर इक्वेशन, लेकिन यहां पर आपको एक रेड लाइन नहीं आ रही नीचे। अगर मैं यहां पर लिखता हूं a प्लस b ब्रैकेट स्टार्ट, और अगर मैं यहां पर 2 लिखता हूं और इसको सुपरस्क्रिप्ट में लेके आता हूं तो देखिए क्या हुआ, पहले तो उसने रेड लाइन दे दी हमें कि भाई ये तो कोई इंग्लिश की ग्रामर में है ही नहीं, तो हम इसको इक्वेशन में लिखते हैं। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास सिंबल्स के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि कॉपीराइट। अगर हम कहें कि कॉपीराइट का एक प्रॉपर सिंबल है, जिसको हम इंसर्ट में आके सिंबल्स में आते हैं तो हमारे पास यहां पर ये एक सिंबल है कॉपीराइट का। इसी तरह आपको मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स यहां पर मिलते हैं। जो भी आपको सिंबल्स चाहिए, अब पाई का साइन चाहिए, ओम का साइन चाहिए, इंफिनिटी का साइन चाहिए, म्यू का साइन चाहिए, अल्फा का साइन चाहिए, बीटा का साइन चाहिए, तो ये हमारे पास कंप्लीट यहां पर लैटिन वर्ड्स यहां पर मौजूद हैं, आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं।